कि थैंक यू, मतलब आप सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को बुलाया है। और क्या मैं तीसरी या चौथी बार आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, थर्ड या फोर्थ टाइम है मेरा यहाँ पर आने का। बाकी वहाँ तो मैं जाता रहा हूँ, और उससे पहले मैं जीडी करनाल रोड पे भी जाता था वहाँ से हमारा एसोसिएशन है जीडी करनाल रोड से, लगभग 86 से 1986 से। पहले तो जो हिंदुस्तान का है, नमस्ते आप सबको, नमस्ते नमस्ते। ठीक है, जो ट्रेंड है, मैं अपने बारे में, आपने समय बता दिया, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरे को 46 ईयर का एक्सपीरियंस है एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ का, नॉट ओनली डाई कास्टिंग। एल्यूमिनियम मीन्स एवरीथिंग रिलेटेड टू द एल्यूमिनियम। ठीक है, और मैं 1978 में आई वॉज द मेटलर्जिकल केमिस्ट इन श्रीराम ग्रुप, श्रीराम पिस्टन्स एंड रिक्स लिमिटेड। 86 में मैं जब जापानीज़ के टेक उसमें आया, कॉन्टैक्ट में आया, और राजू डिवीज़न को मैंने ज्वाइन किया। और वहाँ से जो है मैंने एल्यूमिनियम की टेक्नोलॉजी सीखी, एल्यूमिनियम क्या होता है, कैसे गलाते हैं। वहाँ एक मिस्टर फारूक हुआ करके थे, जो वहाँ कावाशिमा ग्रुप के चीफ इंजीनियर थे। उन्होंने जो है मेरे को काफ़ी कुछ सिखाया एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ के अंदर। जब उन्होंने मेरे को सिखाया तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री से मैं आया हूँ, श्रीराम पिस्टन से, और जो ये सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो तो वहाँ है ही नहीं कुछ भी। तो तभी मेरे दिमाग के अंदर आया कि मैंने हिंदुस्तान के अंदर एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ को मोटिवेट करना है, और मतलब जो है कुछ करके दिखाना है एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और वो तभी से वो दिमाग के अंदर में मतलब ये जरूर आया, और वो मैंने जो है एक स्टेप बाय स्टेप मैंने जो है चलना शुरू कर दिया। आज मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि टेक्निकल सेशन है ये अपने बारे में। आज मैंने 32 किताबें लिखी है एल्यूमिनियम टेक्नोलॉजी के ऊपर, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर 30,000 से ज़्यादा किताबें डिस्ट्रीब्यूट की हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज। और इसके मेरी 12 किताबें जो हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग कॉलेज जो है BHU, उसके अंदर जो है 12 किताबें हैं, जिसका एक्नॉलेजमेंट मेरे पास में, डीन का एक्नॉलेजमेंट मेरे पास में 12 किताबें उनके मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी के अंदर है। 4 किताबें मेरी इसमें रुड़की में, 4 दिल्ली में हैं, और 4 मेरी किताबें जो हैं बॉम्बे उसमें है, क्या कहते हैं, IIT के अंदर, जो इस समय मतलब जो है प्रेजेंट है। जिनको लोग जो इंजीनियर्स आते हैं वो देखते होंगे कि क्या नाम से जो है पढ़ के आते हैं। इसके अलावा जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है नालको। आई वॉज द कंसल्टेंट ऑफ नालको आल्सो। कई एसोसिएशन से जुड़ा मैं हूँ। मैं एलोकास्ट का मैं लाइफ मेंबर हूँ, IMM का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मैं, और क्या कहते हैं फेडरेशन ऑफ यूटेंसिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उसका मैं जो है ऑनरी मेंबर हूँ। और लगभग 46 कंपनी, 300-350 कंपनियों में मैंने काम किया है, जो कि रिकॉर्ड है इंडिया के अंदर। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि एक ग्रुप के अंदर एज ए कंसल्टेंट मेरे को 30 साल हो गए हैं। कंसल्टेंट को 2 दिन बाद बोल देते हैं कि जी आपका काम हो गया, जब जरूरत पड़ेगी तब बुला लेंगे। तो ओसवाल ग्रुप के अंदर मेरे को 30 साल हो गए हैं, सुपर ग्रुप के अंदर मेरे को 23 साल हो गए हैं, HGI मेरे को 18 साल हो गए हैं कंटिन्यू। अभी भी मैं वहाँ पर, कल मैं वहीं करी थी ये, तो उनसे मेरा जो है कंटिन्यूस उनसे जो है मतलब वो है। अभी ईश्वर की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से 18 कंट्री मैंने विजिट किए हैं, 18 कंट्री में इम्प्लीमेंट करके आया हूँ। और अभी लेटेस्ट जो मेरी अचीवमेंट है वो साउथ एशिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर इसमें है नागपुर के अंदर, नागपुर में, जो कि पूरे इंडिया के जितनी भी DRDO है, डिफेंस है, मिनिस्ट्री है, उनके लिए वो रिसर्च करता है। वहाँ मेरा 2.5 घंटे का लेक्चर था, वहाँ पर लेक्चर दे गया हूँ। वहाँ जो भी थे सारे साइंटिस्ट थे और सीनियर साइंटिस्ट थे, वहाँ पर जितने भी थे, जिन लोगों को मैंने मतलब जो है एल्यूमिनियम के बारे में बताया। तो ये मतलब आज का मतलब जो है 8 तारीख का ये लेटेस्ट जो है स्टेटस है। अच्छा, अब जो है मैं आपको ये यहाँ तक की कहानी तो मैं अपनी तो मैंने बता दी है। मैं आप लोगों को भी मोटिवेट करना चाहता हूँ, मोटिवेशन लेक्चर जो है मैं ज़रूर दे रहा हूँ। बेसिकली ये कोई मेरे को कहीं से मिला नहीं है, मैंने जनरेट किया है, आप भी जनरेट कर सकते हो। वो कैसे? इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज है, सर माइंड मत करना मेरी बात का, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है ना 5 तरह के लोग होते हैं। हर इंडस्ट्रीज़ के अंदर 5 तरह के लोग होते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है जिसको मैं डायग्नोज करता हूँ, वो होती है लेबर कैटेगरी।
ठीक है। वो लेबर कैटेगरी क्या होती है, चाहे वो मैनेजर बन जाए लेकिन कैटेगरी उसकी लेबर रहेगी, मेंटलिटी उसकी लेबर है, जिसको कि बार बार किसी काम के लिए क्या बोला जाता है कि यार ये काम कर दे, वो 2 4 5 7 दिन तो ना वही काम करेगा जैसा आपने बता दिया, फिर वो अपने ढर्रे पे हो जाएगा। फिर उसको बोलेगा यार तू गलत कर रहा है, इससे नुकसान हो रहा है, तू ऐसे नहीं ऐसे कर, जैसे हम कह रहे हैं वैसे कर। वो फिर मतलब जो है आपकी बात मान लेगा, 2 3 दिन काम करेगा, वो फिर जो है ना 2 3 दिन या हफ्ते तक काम करेगा, उसके बाद फिर वो अपने ढर्रे पे आ जाएगा। उसे बोलते हैं लेबर कैटेगरी। वो इससे ऊपर उठ ही नहीं सकता। कई बार तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है कि सर मैं बार बार कहता हूँ मैं रोज़ थोड़ी रखूँगा। मैंने कहा इसको रोज़ ही कहना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें काम करवाना है, इससे काम लेना है, तो उसको रोज़ ही कहना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मेंटालिटी बन गई है रोज़ सुनने की। उसे बोलते हैं लेबर कैटेगरी। यदि किसी बंदे को एक बार किसी काम के लिए बोल दिया जाए और उसको दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े, वो आ जाता है सुपरवाइजर ग्रेड के अंदर, सुपरवाइजर और फॉरमैन ग्रेड के अंदर आ जाता है। ठीक है, कि भाई एक बार बोल दिया भैया काम करना, फिर दोबारा उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि भैया इसको तू कर दे। तो देखोगे तो वो उस काम को जो है फॉलो करता रहता है, वो हो जाता है सुपरवाइजर ग्रेड के अंदर। तीसरी कैटेगरी होती है कि उसने काम किया और कुछ एडिशनल करके दिखा दिया। सर आपने तो ये कहा था कि कप को ऐसे रखना, मैंने तो इसको जो है ना उठा के इधर साइड में रख दिया क्योंकि ये बीच में आ रहा था। कुछ नहीं है, जरा सा काम है, जरा सा दिमाग लगाया उसने, लेकिन वो उसने जो है ना कुछ एडिशनल करके दिखा दिया। वो आ जाता है मैनेजमेंट के अंदर, मतलब जो है मैनेजर लेवल के ऊपर आ जाता है। वो मैनेजर कैटेगरी हो जाती है उसकी, मैनेज कर रहा है वो। चौथी कैटेगरी जो होती है वो काम करके दिखाता है, कहता है कि सर आपको जो है ना ये क्या नाम से जो है इतना बेनिफिट हो रहा था, 10,000 का बेनिफिट हो रहा था, मैंने 10,000 10 रुपये का बेनिफिट करके दिखा दिया। इसमें जो है 10 रुपये मैंने और ऐड कर दिए, या 2 रुपये ऐड करके दिखा दिए। वो आ जाता है मैनेजमेंट के अंदर, वो मैनेजमेंट का होता है। और जो नफ़े और नुकसान को वो सहन करने की शक्ति सीख लेता है, वो हो जाता है मालिक। तो इस लेवल तक आने में जो है ना कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन आपको जो है उस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, उस स्टेप के ऊपर आना पड़ेगा। तो मैं इस चीज़ को जाके बोलता हूँ खुद तुम अपना दिमाग लगा सकते हो कि भैया तुम किस कैटेगरी में खड़े हो। जनरली इंडस्ट्रीज़ के अंदर 80% लोग होते हैं वो डब्बा नौकरी होते हैं। डब्बा नौकरी समझते क्या होती है? सुबह डब्बा भर के लेके आए, दोपहर को खाली कर लिया, शाम को खाली ले गए, ठीक है जी आज की तो गाड़ी लग गई, कल देखी जाएगी। ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा सोचते नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाते हैं। इंडस्ट्रीज में करने के लिए बहुत कुछ है। आप यदि आप ये नहीं कि आप किस डिपार्टमेंट से हो, क्या अलग अलग डिपार्टमेंट के हो, आप को टेक्निकल डिपार्टमेंट के नहीं हो आप लोग। यदि आप 10 मिनट भी जो है ना बैठ के जो है ना कंपनी के अंदर का कंसिडरेशन करके सोचो कि क्या नाम से जो है ये क्या है, इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो 8 घंटे की ड्यूटी के अंदर यदि आप 10 क्या नाम है आधा घंटा भी नहीं 10 मिनट भी सोचो तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट हो सकता है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंप्रूवमेंट होता है, देश के अंदर इंप्रूवमेंट होता है, और तुम्हारा खुद का इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सर गलत तो नहीं कह रहा मैं? जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। एक्चुअली क्या है, मेरे को मोटिवेशन कहाँ से मिला है, मैं 4 साल का था, 4 या 5 साल का था मैं, तो मेरे उन दिनों जो क्या होता था, शायद आपको तो ध्यान होगा, लाइब्रेरी वगैरह तो होती नहीं थी उन दिनों। तो क्या होता था कि जो दुकानें होती थी उन पर किताबें वगैरह मिलती थी, 5 पैसे हफ्ता, 3 पैसे हफ्ता, हाँ रेंट पे किताब लेके आते थे। तो मेरे जो ताऊ थे, मैं जिनके पास में रहता था, वो एक किताब लेके आए थे, उसका नाम था क्या मैं भी राष्ट्रपति बन सकता हूँ। तो उन दिनों मेरे को कुछ पता नहीं था, उन्होंने पढ़ के सुनाया करते थे वो, तो मेरे को भी कुछ नहीं पता था कि भाई क्या है क्या नहीं है। लेकिन मेरे को वो चीज़ आज याद आ रही है कि वो जो कहते थे वो चीज़ हो सकती है, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, कहीं तक उठ के जा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, कोई तरक्की की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, वो पता है किसके लिए थी? हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे ना, राजेंद्र प्रसाद, उनकी जीवनी थी, जो सिर के ऊपर बस्ता रख के जो है नदी पार के पढ़ने जाते थे। तो उनकी लिखी हुई किताब थी क्या मैं भी राष्ट्रपति बन सकता हूँ। मोदी का ले लो एग्जाम्पल, मुनमुन जो हमारी प्रेजेंट राष्ट्रपति है उसका ले लो एग्जाम्पल। कभी सोचा था? मैं खुद अपना बोल रहा हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी के अंदर नहीं सोचा था। मैं तो 86 से जुड़ा हुआ हूँ SRS के साथ में, 86 से। कभी सोचा नहीं था कि आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिसर्च लैब वो मेरे को इनवाइट करेगी कि आओ आके हमारी हेल्प करो। और छोटा सा हूँ, आई एम सिंपली BSc,
मैंने इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया हूँ, BSc हूँ मैं। और वहाँ पर जो सीनियर मेटलर्जिस्ट और मेटलर्जिस्ट हैं उनको जो है 2.5 घंटे लेक्चर दे के आया हूँ टेक्निकली। तो मतलब ये एक यदि आज के बाद ही तुम ये सोच लो कि भाई मैंने कुछ करना है, और बनाओ, नोट्स बनाओ यार, वहाँ पर जाकर देखो कि भाई मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, उसको नोट करो कि भाई यहाँ पर ये ऐसा हो सकता है तो इसको ये करूँ, उसको ना कि सोचो, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। और ऐसा कोई नहीं, दुनिया की कोई ऐसी मैनेजमेंट नहीं है जो कि हेल्प नहीं करती कि भाई क्या नाम से जो है तो तुम कोई पॉइंट उनके पास सामने रखोगे जी ऐसे करने से जो है कंपनी को ये बेनिफिट होगा या हम इंडस्ट्रीज को ये बेनिफिट होगा, तो वो डिनाई कर देगा नहीं जी मत करो। तो सोचो इस चीज़ को। सही है, गलत तो नहीं कह रहा सर, मैं बिल्कुल होता है। मैं तो 300-350 कंपनी में काम कर चुका हूँ, वर्ल्ड के लेवल पे काम कर चुका हूँ। मैं तो हर जगह देख चुका है। कोई नहीं कहता कि भाई क्या नाम से जो है अरे तू फालतू की बात कर रहा है, बकवास क्यों कर रहा है तू। और उसका भी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। जब मैं श्री राम कृष्ण छोड़ के आया था ना, तो मेरे बॉस ने मेरे को एक चीज़ बताई थी कि ज़िंदगी के अंदर जो मेरे अंदर कमी थी कि क्या होता है कि आप जो है ना, तो आप कोई सजेशन लेके गए और साहब के पास गए, सर ये सजेशन है मेरा, साहब किसी और मूड में, अरे नहीं चल बाद में बात करियो। तुम जाके बैठ गए, साला बाहर में जाओ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं सजेशन दूँ। घूम फिर के फिर तुम्हें वहाँ आना है, एक बार बोल दिया फिर वो मतलब अगर उन्होंने बाहर निकाल दिया, दोबारा फिर आना है, दोबारा फिर आना है, चौथी बार फिर आना है कि सर ये है, इससे ये बेनिफिट होगा। तो एक बार मतलब सुनेंगे तो क्या नहीं सुन। हमारा मेन मोटो क्या है? हमारा मेन मोटो है क्या जो वर्क है उसको बेटर तरीके से करें, बेटरमेंट करें और कंपनी को बेनिफिट दें। कंपनी को बेनिफिट देंगे तो इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होगा, इंडस्ट्री बेनिफिट होगा, देश को बेनिफिट होगा और उसका अफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा मैं? अब आज के बाद में जो नहीं है, अब चले टेक्निकल चले। तुम इधर आ जाओ, खटाल के पास इधर आ ये के मोल्ड के बारे में मतलब जो है जो आज का डिस्कशन है वो के मोल्ड के बारे में। सर इसमें मेरा एक छोटा सा इनपुट है। हाँ जी। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे जो बिल्कुल रॉ है, जिनके मैं अगर रंजन सिंह की बात करूँ, वो अभी मेरी इंडस्ट्री में ज्वाइन किया 15 दिन पहले, उसे बेसिक्स ही नहीं पता है, एल्यूमिनियम अलॉय का होता है। अब थोड़ा सा 5 मिनट उस पर अगर आप बताएंगे तो थोड़ा तो क्लैरिटी होगी। पहले कीबोर्ड के बारे में, एलॉय के बारे में बताओ। अलॉय के बारे में उसके बाद मेरे पास जो है कई बार क्वेश्चन आया है कि हम लोग जो है ना एल्यूमिनियम से कास्टिंग करते हैं, एल्यूमिनियम में सिलिकॉन डालते हैं, कॉपर डालते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट डालते हैं। क्यों डालते हैं हम? यदि हमने एल्यूमिनियम के ही कंपोनेंट बनाना तो डायरेक्ट एल्यूमिनियम को क्यों ना गला के कंपोनेंट बना दें? ठीक है, तो डायरेक्ट तो एल्यूमिनियम का ही कंपोनेंट बनाना है हमने, तो एल्यूमिनियम को गला के बना लें, क्योंकि उसमें सिलिकॉन डालें, कॉपर डालें, ये डालें, वो करें, क्यों करेक्ट करते हैं? तो क्या होता है एल्यूमिनियम के अंदर जो है एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं एल्यूमिनियम अलॉय। ठीक है, एल्यूमिनियम अलॉय बोलते हैं उसको। अब एल्यूमिनियम अलॉय के अंदर जो एलिमेंट डाले जाते हैं ना, जो जिसमें 2 चीजें होती हैं, एक एल्यूमिनियम अलॉय के अंदर एक होता है बेस मेटल। ये जो भी मेटल 60% या उससे अबाव है उसे बेस मेटल बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है कुछ एलिमेंट ऐड किए जाते हैं। ठीक है, जो कुछ मेटल जो है ना ऐड किए जाते हैं, जो मेटल ऐड किए जाते हैं उनको बोलते हैं अलॉइंग एलिमेंट। ठीक है, वो अलॉइंग एलिमेंट हो। अब अलॉइंग एलिमेंट जो ना में जो कंसिडरेशन किया जाता है ना, वो ये किया जाता है कि हम जो भी कास्टिंग करें, हमारे कास्टिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, यानी कास्टेबिलिटी बढ़े, मतलब हमारी कास्टिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, कास्टेबिलिटी बढ़े। तो उसके लिए जो एलिमेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं सिलिकॉन। ठीक है, जो कि कास्टेबिलिटी को बढ़ाता है, फ्लूइडिटी को बढ़ाता है। अब ये फ्लूइडिटी को कैसे बढ़ाता है कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। हम धूप के अंदर जो है एक ईंट का टुकड़ा और एक लोहे का टुकड़ा जो है वो दोनों रख दें, तो पहले कौन सा टुकड़ा गर्म होगा? लोहे का टुकड़ा गर्म होगा, मेटल का गर्म होगा। और यदि उसको छाया में रख दें तो सबसे पहले कौन सा ठंडा होगा? लोहे का टुकड़ा ठंडा होगा, ईंट का टुकड़ा जो है बाद में ठंडा होगा।
तो इसी तरह से जो है ना अगर हम दोनों को साथ गर्म रखें और साथ गर्म मतलब गर्म धूप में रखें, साथ जो है उसको छाया में रखें, तो क्या होगा कि दोनों एक ही टाइम तो गर्म होंगे और एक ही टाइम जो है ठंडे होंगे। तो ये जो सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन एक ऐसा मेटल है कि ये है तो मेटल, लेकिन इसकी सारी प्रॉपर्टी जो नॉन मेटलिक होती है, नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है। तो ये क्या करता है कि हीट को कंडेंस करके रखता है। जिस समय मेटल वो मेल्ट करते हैं तो ये हीट को कंडेंस करके रखता है, और जिस समय जो है ना मेटल फ्लो रहा होता है, तो मेटल फ्लो के टाइम पे जो है ना हीट डिस्पर्स होती है, कुछ डाई ले लेती है, कुछ एटमोस्फेयर में चली जाती है। तो ये जो कारण से जो है इसको ये जो सिलिकॉन जो है ये कंडेंस करके रखता है हीट को। जैसे मैंने पता नहीं ये त्योहार लोगों का एग्जाम दे दिया तो ये जो है हीट को कंडेंस करके रखता है, और एल्यूमिनियम को हीट देता है। एल्यूमिनियम को हीट देता है कि मेरे पास में हीट है, तुम बढ़ो, लिक्विडिफाई करके रखता है, मतलब कहने का मतलब सोलिडिफाई नहीं होने देता उसको। तो इसको बोलते हैं मतलब कास्टिबिलिटी को जो है ये इंक्रीज करता है। इसके बाद में जो ना हमने कास्टिंग तो कर ली, हमारी कास्टिंग भी बढ़िया हो गई। उसके बाद हमने जो है इसके अंदर जो अलग फर्दर ऑपरेशन करने हैं, या ड्रिलिंग करनी है, टैपिंग करनी है, टर्निंग करनी है, तो उसके अंदर जो है ना हमको जो है कॉपर हेल्प करता है, मशीनेबिलिटी को बढ़ाता है। यदि हम सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की ही कास्टिंग कर दे, LMCC कास्टिंग होती है, तो जब उसकी टर्निंग करेंगे ना तो खुद ही सरफेस आएगी, और उसकी यदि थ्रेडिंग या ड्रिलिंग करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो स्ट्रेंथ देने के लिए हम इसके अंदर कॉपर ऐड करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा जो एलिमेंट आता है वो आता है मैग्नीज और मैग्नीशियम। ये वहाँ यूज होता है जहाँ की हमने कास्टिंग कर ली, कास्टिंग करने के बाद उसकी मशीन ड्रिलिंग भी कर ली, उसके बाद उसको तो प्रॉपर स्ट्रेंथ देनी है, उसको स्ट्रेंथ देनी है कि इतनी स्ट्रेंथ चाहिए, इतनी इलोंगेशन चाहिए, इतना ये चाहिए। तो उसके लिए जो ना ये एलिमेंट यूज होते हैं। अब क्या है कि एक मेटलर्जी के अंदर एक चैप्टर है, उसको बोलते हैं फेज रूल, फेज डायग्राम, ठीक है। फेज डायग्राम के अंदर क्या होता है, इस तरह का एक ग्राफ होता है, और इसमें जो है इस तरह से जो है सिलिकॉन का हो गया, ये मैग्नीज का हो गया, ये कॉपर का हो गया, तो कितना कौन सा एलिमेंट कितना यूज हो सकता है वो फेज डायग्राम या फेज रूल के ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि ये कास्टेबिलिटी बढ़ाता है, तो मेरा एक कंपोनेंट जो है वो 2 मिनट में कास्ट होता है, और मैं कह दूँ उसमें 12% सिलिकॉन है, ठीक है, डिस्प्ले है 12% सिलिकॉन है वो, और मेरा कंपोनेंट जो है 2 मिनट में कास्ट होता है, मैं तो कहूँ 1 मिनट में कास्ट होना चाहिए। तो मैं क्या करूँ कि सिलिकॉन को 12 की जगह 24 कर दूँ, तो जल्दी कास्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर एक जो है ना, आपने शायद स्कूल के अंदर पढ़ा होगा, एक चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं क्या कहते हैं, सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुना होगा ना। एक गिलास लिया, पानी भर लिया, एक चम्मच नमक डाली, खोला, भूल गया, फिर डाल दिया, फिर भूल गया। तो इसके अंदर जो है एल्यूमिनियम के अंदर 10.6% जो है जो सिलिकॉन है वो तो डिजोल्व होता है, ठीक है। उसके बाद का जितना सिलिकॉन होता है ना अनडिजोल्व कंडीशन में होता है, अनडिजोल्व कंडीशन। जो सैचुरेशन स्टेज है वो 10.6 है, इसके बाद जो जितनी होगा वो अनडिजोल्व कंडीशन में होगा। तो आप वर्ल्ड का कोई भी अलॉय ले लो, दुनिया का कोई भी अलॉय ले लो, उसके अंदर या तो ये 8 होगा, 8 या ये 12 होगा, सेंटर ये होगा। अब यदि थिन कास्टिंग है तो इधर चलता है, थिन कास्टिंग है तो इधर चलता है कि फ्लूइडिटी ज्यादा चाहिए, और ये अगर जो थिक कास्टिंग है तो वहां सॉलिडिफिकेशन जल्दी चाहिए। यदि सॉलिडिफिकेशन जल्दी चाहिए तो सिलिकॉन कम करना पड़ेगा, और सॉलिडिफिकेशन जल्द मतलब जो है देर में हो और फ्लूइडिटी पूरी बढ़े तो वहां जो है ये चाहिए 12%, 13%, 16% भी करता है। लेकिन ये जो 16% है ये अनडिजोल्व कंडीशन के अंदर होता है। इसके अंदर इसको डिजोल्व करने के लिए कुछ केमिकल ऐड किए जाते हैं। तो ये आप आगे की मेट्रोलॉजी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। उसमें क्या होता है कि क्या कहते हैं, हर एक का एक मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, तो मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर मिक्स होता है, उसकी जो एलोकेंसी वगैरह जो है गैप जो भी होता है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। वो फर्दर मेट्रोलॉजी है, वो वहाँ मतलब वहाँ तक। हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ, क्या ये सिलिकॉन जो होती है
सिलिकॉन जो होती है एडीसी 12 में पूर्णतः घुलनशील है। इसमें एडीसी 12 एलॉय जो होता है हाँ इसमें पूर्णतः घुलनशील है। हाँ 10.6% तक घुलनशील होता है। उसके बाद में जो होता है वो अनडिजोल होता है, मतलब घुल जाता है वो। अच्छा हाँ मैंने पढ़ा है कभी ये पूरी तरह से नहीं घुलता है, ये निडल्स के तौर पर रहता है उसी, इसलिए हम देख रहे हैं। वो अलग चीज, वो अलग चीज है। क्या होता है, एक आपने इसके अंदर जो है ना मेटलर्जी के अंदर एक वो वर्ड पढ़ा होगा, रिफाइंड एंड नॉन रिफाइंड स्ट्रक्चर, ठीक है, रिफाइंड एंड नॉन रिफाइंड स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। तो क्या होता है कि सिलिकॉन जो होता है ना, जो घुलनशील है, लेकिन सिलिकॉन जो है घुलनशील है, लेकिन उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, फॉर्म चेंज होती है, लेकिन घुल तो गया वो, लेकिन फॉर्म चेंज हो जाती है। अब उसके अंदर यदि इस तरह का स्ट्रक्चर है तो प्राइमरी है, अगर ये इस तरह का नोडुलर स्ट्रक्चर है, इस तरह का नोडुलर स्ट्रक्चर है तो ये मॉडिफाइड है, और इस तरह से का स्ट्रक्चर है उसके अंदर तो उसको ये यूटैक्टिक है, ठीक है। लेकिन घुला हुआ तो है ये, और ये यहाँ ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो ये क्या है, तो घुला हुआ, डिजोल्व तो है, इसको डिजोल्व है, लेकिन उसकी फॉर्म अलग अलग होती है, समझिए। हाँ मतलब डिजोल्व तो है, चाहे वो कणों के रूप में है, कणों के रूप में, और या लिक्विड फॉर्म में नहीं होता कभी। नहीं, मैंने तो लिक्विड तो हो ही नहीं सकता। हाँ अच्छा हाँ, उस चीज को भी मैं बताता हूँ, उस सही पॉइंट बता रहे हो, ठीक है। अब अलॉय जो बताया मैंने, यहाँ तक तो बता दिया मैंने, अलॉय बता दिया मैंने, अलॉय तो बता दिया। अब अलॉय के अंदर जो है ना दो तरह के एलिमेंट होते हैं, जो अलॉय के एलिमेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अभी आपके क्वेश्चन का जवाब है, ठीक है, दो तरह के एलिमेंट होते हैं। एक एलिमेंट वो होता है जिसका कि कोई भी अलॉय है, चाहे जिंक अलॉय है, कॉपर अलॉय है, कोई भी अलॉय है, मैग्नीशियम अलॉय है, जो कोई भी है, जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर इससे कम होता है। दूसरे होते हैं जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर इससे ज्यादा होता है, उसको इसलिए बोलेंगे, हाँ ये इसलिए नहीं, ठीक है। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर इससे जो कम होगा, एक का मेल्टिंग टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा, अंडरस्टैंड। अब जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा है वो ग्रेन के फॉर्म में होंगे, ग्रेनुलर फॉर्म होंगे। माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो ग्रेन के रूप में दिखाई देंगे। अभी मैं वहां गया था ना, तो वहां उनके पास में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो सारा का सारा प्रोसेस देख के आया मैं उनका, जो उसमें है नागपुर के अंदर, जो कि इंडिया में नहीं है। इंडिया में इक्का दुक्का कोई होगा किसी के पास में, होंडा वगैरह के पास में होगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, उसमें मैं स्ट्रक्चर देख के आया था, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर जो होगा ना, ये होगा ये ग्रेन के रूप में। अब फॉर्म कुछ भी हो सकती है उसकी, नोडुलर हो, मोलिकुलर हो, मॉडिफायर हो, मॉडिफाइड हो, कोई भी किसी तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन ये जो है ये इसके अंदर ग्रेन के रूप में हुआ। अब इसमें क्या कौन कौन से आते हैं जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है? ये हो गया आपका निकल, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, ठीक है, ये एलिमेंट होते हैं। और भी एलिमेंट है जो जनरली जो है वो ये एलिमेंट जो कि ग्रेन के रूप में होंगे, जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है वो थक्के के रूप में होते हैं। थक्का मतलब धब्बा, ऐसे ऐसे हो जाता है। अब इसका क्या बेनिफिट है और इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि ये तो जो है ना मशीनबिलिटी के अंदर और उसकी जो क्या नाम है, मेटलर्जी का क्या बोलेंगे उसे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इसको जो है इंप्रूव करते हैं, ठीक है। और ये जो है ये इसकी मेटलर्जी को इंप्रूव करते हैं। वो कैसे करते हैं कि जिंक, इसके अंदर क्या क्या आता है, जिंक है, मैग्नीशियम है, टिन है, लेड है और कैडमियम है, सीडी, कैडमियम, ये एलिमेंट है। अब ये क्या करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम जिंक अलॉय है, इसको हाई स्ट्रेंथ अलॉय बोलते हैं।
क्यों बोलते हैं इसको हाई स्ट्रेंथ अलॉय? कि जिस समय इसका कंपोनेंट जब कास्ट हो रहा होता है ना, जब कास्टिंग हो रही होती है, तो क्या होता है कि हर एक उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, हर एक एलिमेंट का मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है। तो मोलिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जैसे हम पत्थर की दीवार बना रहे हैं, हाँ, जो ज्यादा नजदीक रहेगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जो पत्थर की दीवार बड़े बड़े होंगे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सुनो पहले, पत्थर की दीवार बना रहे हैं, तो पत्थर की दीवार में ये जो एरिया होगा ना, यहाँ पर गैप बन जाता है। जब मसाला नहीं भरोगे ना तो गैप भर जाएगा, इसको बोलते हैं एयर वैकेंसी, इसको बोलते हैं एयर वैकेंसी। यदि आपने इसके अंदर कुछ नहीं भरा तो ये एयर वैकेंसी बन गई, और एयर वैकेंसी बन गई तो क्या करेगा, कास्टिंग की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा। जब सॉलिडिफिकेशन हो रहा होता है मेटल, तो हम इसको मान ले एल्यूमिनियम और इसको मान ले जिंक या मैग्नीशियम मान ले। मैग्नीशियम भी हाई स्ट्रेंथ अलॉय होता है, और जो टिन लेड ये भी हाई स्ट्रेंथ अलॉय होते हैं, ठीक है। इसको मान ले हम जिंक, या मतलब ये इस ग्रुप का हम मान ले हम, ठीक है। तो क्या होगा, जब इसका सॉलिडिफिकेशन हो रहा होगा तो इसकी ये तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, नीचे टेम्परेचर गिरते सॉलिडिफाई होगा, लेकिन यहाँ जो जिंक होगा ना, ये बाद में सॉलिडिफाई होगा। वो क्या करेगा, जब जो ये गैप होगा ना, गैप के अंदर घुस जाएगा, वहां जाकर सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो जो एयर वैकेंसी थी वो क्या हुई, खत्म। तो यदि एयर वैकेंसी खत्म हो गई तो क्या हुआ, मेडिकल आपकी कास्टिंग के अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी। यदि आप ईंटों की दीवार को ना, पत्थर की दीवार बनाओ और ऐसे पत्थरों को रख दो, इस तरह पत्थरों को रख दो, और मसाला ना लगाओ और धक्का दोगे तो टूट जाएगी। राजस्थान के अंदर लोग बाग जो ना, गाँव में वो क्या बोलते, जो होता है, क्या बोलते हैं, जो चार दीवारी बाहर की जो बनाते हैं बॉन्ड दीवार, वो ऐसी बनाते हैं। लेकिन यदि उसके अंदर मसाला भर जाएगा तो वो टूटेगी नहीं, स्ट्रेंथ मिलेगी। तो वो ये चीज है। कोई क्वेश्चन, कोई इसमें कोई डाउट? आप मतलब आपका ये था कि अलॉय किसे कहते हैं? वो एल्यूमिनियम जिंक अलॉय किस इंडस्ट्री में यूज होता है? जूते की, और हाँ बता रहा हूँ मैं, शूज में ज़्यादातर तो वहाँ यूज होता है, शूज इंडस्ट्री में। उसलिए यूज होता है कि उसकी डाइयाँ बनती हैं ज़्यादातर, मतलब मोस्टली जो है उसमें ज़्यादा यूज होता है, या डिफेंस में यूज होता है। डिफेंस की जो कंपोनेंट होते हैं ना, उसमें बनता है, हाई स्ट्रेंथ चाहिए होती है। क्योंकि जो इम्प्रेशन बनता है ना, जो जूते के शोल्ड के अंदर जो इम्प्रेशन होता है, यदि आप नॉर्मल अलॉय से बनाओगे, डाइया तो एल्यूमिनियम से बनती है उसकी, यदि आप क्या नाम से जो है नॉर्मल अलॉय से बनाओगे तो जैसे हमारे बोलते हैं शॉर्ट लगने में डाई जो हो जाती है, डाई का हो जाना वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे जो है वहाँ पर अगर 1500 शॉर्ट लगे तो वो डाई डैमेज। अगर वो जिंक अलॉय से अलॉय की डाई बनेगी ना, तो उसके अंदर एक तो शार्पनेस रहेगी, जो इम्प्रेशन आएगा ना वो शार्प आएगा, और वो डाई जो है काफ़ी दिन तक चलेगी। तो ज़्यादातर ये कानपुर वगैरह के अंदर जो है जो जूते की इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो वहाँ इसकी खपत ज़्यादा है, शूज मतलब ज़्यादातर वहाँ पर है। बाकी डिफेंस में या वो कंपोनेंट की क्या यूटिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसका जो कास्टिंग प्रोसेस है एल्यूमिनियम जिंक कलर का, तो वो इसी तरह का रहता है जैसे हाई प्रेशर में हम करते हैं, ग्रेविटी में करते हैं, यही प्रोसेस होता है? नहीं, उसकी डाइयाँ बनती है। अच्छा, डाई, जैसे आप डाई सेक्शन का कौन है? डाई नहीं है। हाँ, तो डाई मतलब डाई बनाते हैं, कास्टिंग आपको करनी पड़ेगी। हाँ, कास्टिंग करनी पड़ेगी, ब्लॉक बन जाएगा, रफ ब्लॉक बन जाएगा, उसकी फिनिशिंग कर देते हैं, जो मैंने मतलब सुना है। ठीक है।